Okay, so hello everyone, welcome to the first lecture of design of a steel structure. So this is the new course which I am going to start on this platform. So आपको क्या करना है कि जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होता जाएगा नोटबुक में सही तरीके से इसको नोट करना है ना। लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ आपको क्या करना है, नोट करना है। उससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट पे पकड़ है जो मजबूत होता जाएगा। सिर्फ आप सुन के छोड़ देंगे है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, सही तरीके से आपको इसको लिखना है। सो यहाँ पे देखिए, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है ना, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। एक वर्ड आपका डिजाइन है, दूसरा क्या है, स्टील है, और थर्ड है जो स्ट्रक्चर है ना। इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, जब ये फिजिकल क्लास में क्लास हो रहा होता तो मैं आप लोग से इसका जवाब मांगता है ना कि आप स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, स्टील से आप क्या समझते हैं और फिर डिजाइन से आप क्या समझते हैं, है ना। लेकिन चूंकि ये फिजिकल क्लासेस नहीं है तो मुझे खुद क्वेश्चन एराइज करना पड़ेगा और खुद आंसर देना पड़ेगा। सो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर है ना। आप किसको स्ट्रक्चर बोलेंगे, है ना। सबसे पहले ये जो नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है ना, इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, है ना। तो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, इट इज कम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स। ये क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स होगा। जब मेंबर्स की बात करते हैं तो आपका मेंबर में क्या हो सकता है, बीम हो सकता है, कॉलम हो सकता है ना। ऐसे मेंबर में बहुत चीज़ हो सकता है। आपका टेंशन मेंबर हो सकता है, कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, फ्लेक्चर मेंबर हो सकता है। तो ये सब है जो 1 बाय 1 करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेंबर्स में क्या हो सकता है, बीम हो सकता है, कॉलम हो सकता है, फुटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विच इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, विच इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पर्पस। एंड सेकेंड टर्म इज मेंबर्स, मेंबर्स। उसके बाद कम्बिनेशन। सो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इट इज कम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स विच इज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए, एक कम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, है ना। इसका कम्बिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। कम्बिनेशन मतलब ये हुआ कि इट सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन एट एवरी जॉइंट। कि एक स्ट्रक्चर में क्या होगा, बहुत सारा आपका मेंबर होगा, है ना। वो कहीं किसी पॉइंट पे क्या होगा, मीट कर रहा होगा, है ना। आगे देखेंगे फर्दर इसको। तो उस ज्वाइंट पे क्या होना चाहिए, आपका इक्विलिब्रियम होना, जो सेटिस्फाइड होना चाहिए। जितने भी मेंबर है उसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना। इसका मीनिंग क्या है, अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होने का मतलब है कि आपका किसी भी ज्वाइंट पे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और समेशन ऑफ मोमेंट, अगर 2D स्ट्रक्चर है सो मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हुआ इक्विलिब्रियम का मतलब, है ना। सो कम्बिनेशन मीन्स सेटिस्फाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन एट एवरी जॉइंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, एफ ऑफ वाई 0 होना चाहिए, और मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं आपका स्पेसिफिक पर्पस के बारे में, है ना। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या हुआ। सो स्पेसिफिक पर्पस का मतलब हुआ कि टू ट्रांसफर डेड लोड, DL फॉर डेड लोड, टू ट्रांसफर डेड लोड और लाइव लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विच आर टेकन एज पर IS 875 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना। सो डेड लोड और लाइव लोड के लिए 2 है जो कोड दिया गया है। इस कोड को हम जब डिजाइन पार्ट पे आएंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने जो लिख रखा क्या, डिजाइन, है ना, जब इसको डील करेंगे वहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ इंडियन स्टैंडर्ड का स्पेसिफिकेशन है लोड के बारे में, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। इंडियन स्टैंडर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, IS 875 पार्ट 1 और पार्ट 2। ये क्या है, 2 कोड है ना, जिसका नाम है IS 875 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें किसके बारे में बताया गया है, उसमें बताया गया है डेड लोड और लाइव लोड के बारे में, डेड लोड और लाइव लोड के बारे में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पस, है ना।
द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक पर्पस इज टू ट्रांसफर डेड लोड एंड लाइव लोड विच आर टेकन एज पर IS 875 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना। मेन हमें क्या करना है, जो भी डेड लोड और लाइव लोड आ रहा है उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब डेड लोड का मतलब क्या हुआ, डेड लोड को आप सेल्फ वेट भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है ना, तो ये इसका क्या है, कुछ ना कुछ उसका सेल्फ वेट होगा, है ना। तो वो क्या है, डेड है, वो जहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर बन गया वहीं पे वो हमेशा रहेगा, इसीलिए उसको डेड लोड बोल दिए। दूसरी बात लाइव लोड, जब वह यूटिलिटी में आएगा, सपोज कीजिए कोई क्लासरूम है ना, कोई क्लासरूम बनाया गया है, तो उस क्लासरूम में जब स्टूडेंट है तो वहाँ पे लोड लग रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं है तो क्या है, लोड नहीं लगेगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट उसके लिए, उस रूम के लिए क्या हो गया, लाइव लोड हो गया, है ना, लाइव लोड हो गया, है ना, जिंदा लोड हो गया, कभी है कभी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डेड लोड है वो क्या होगा, हमेशा रहेगा। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट हो गया, वो क्या हो गया, डेड लोड हो गया। इसके बारे में डिटेल में है जो आगे देखेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे DL है जो क्या है, लिख देता हूँ। DL स्टैंड्स फॉर डेड लोड, DL स्टैंड्स फॉर डेड लोड एंड LL स्टैंड्स फॉर लाइव लोड, लाइव लोड। इनका एक और नाम है इम्पोज लोड, है ना, वो फर्दर देखेंगे। अब आते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। अभी हम सिर्फ थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कितने टाइप का होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया गया है। सो स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ज्योमेट्री, है ना, क्या शेप होगा, क्या उसकी ज्योमेट्री होगी, उस बेसिस पे किया गया। सेकंड मैंने लिखा है सपोर्टिंग सिस्टम, है ना, सपोर्टिंग सिस्टम मतलब 1D है, 2D है, 3D है ना, उस बेसिस पे इसको डिसाइड किया गया। और थर्ड है जो टाइप ऑफ मटेरियल यूज, किस टाइप का मटेरियल है जो यूज किए हैं, किस टाइप का मटेरियल है जो आप यूज किए हैं, उस बेसिस पे जो इसको डिफाइन किया गया है ना। तो पहले देखते हैं शेप और ज्योमेट्री के बेसिस पे। तो शेप और ज्योमेट्री के बेसिस पे, शेप और ज्योमेट्री के बेसिस पे जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, शेप और ज्योमेट्री को फर्दर है जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला को बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, है ना, सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर का इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसमें क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या होगा, थिकनेस होगा, थिकनेस मतलब बहुत कम होगा, और लेंथ होगा और विड्थ होगा। जैसे इस पेज की अगर बात करें तो क्या है, एक तरह से सेल स्ट्रक्चर है, एक तरफ से क्या है, इसका सेल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका लंबाई है, चौड़ाई है, बट थिकनेस क्या है, काफी कम है ना, थिकनेस क्या है, काफी कम है। तो सेल का मतलब ही होता है कि काफी क्या होगा, पतला होगा, थीन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेल स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम्पल लिखिए तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल इसका है रूफ, एग्जाम्पल क्या है इसका, रूफ है ना। उसके बाद क्या है, रूफ कवरिंग लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रूफ कवरिंग। अभी दिखा देते हैं इसका क्या मीनिंग है, रूफ कवरिंग, है ना। फिर वाटर टैंक, वाटर टैंक, जो स्टील का वाटर टैंक होता है वो क्या होता है, चदरा का बना होता है ना, एक सीट का बना होता है ना। तो सेल मीन सीट भी आप समझ सकते हैं, वाटर टैंक हो गया। और क्या लिख सकते हैं, चिमनी लिख सकते हैं, क्योंकि चिमनी भी क्या है, सीट का बना होता है, चिमनी इंट्रोडक्शन क्लास में दिखाया था चिमनी, है ना। सेकंड है जो शेप और ज्योमेट्री को डिफाइन किया गया है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। 1 और 2 क्लास है जो आपका सिर्फ थ्योरी चलेगा, उसके बाद है जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। 80% तो न्यूमेरिकल ही है इसमें, 70 to 80%। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बट डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना नहीं सकते, है ना। एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, क्या है, रूफ ट्रस इसका एग्जाम्पल है, रूफ
रूफ ट्रस इसका एग्जाम्पल होगा, ब्रिज ट्रस होगा, ब्रिज ट्रस होगा, है ना, ब्रिज ट्रस इसका एग्जाम्पल है। एंड थर्ड वन इज, जो तीसरा है आपका है सॉलिड स्ट्रक्चर। तीसरा क्या होगा, सॉलिड स्ट्रक्चर, है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, ये इसमें थिकनेस भी होगा, सब चीज होगा, है ना, लंबाई चौड़ाई थिकनेस, है ना। सो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, केबल। केबल है ना। फिर सर्कुलर कॉलम है, कॉलम ले लीजिए। कॉलम क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना। इसको और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है, केबल है, ये क्या है, केबल है ना। उसके बाद ये क्या है, आपका रूफ कवरिंग है, इसके क्या है, रूफ कवरिंग है ना। और थर्ड जो मैंने लिखा, सेकंड जो लिखा, क्या सेकंड क्या लिखा, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, है ना। उसमें क्या क्या आ गया, ब्रिज ट्रस आ गया, रूफ ट्रस आ गया, है ना, ये सब इसमें आ गया, ठीक है। सो आगे डील करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट सिस्टम। सो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट सिस्टम को फर्दर है जो डिवाइड किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है। ये पहला होता है लाइन स्ट्रक्चर, पहला क्या होता है, लाइन स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, है ना। एक क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा, कैसा होगा, वन डायमेंशनल होगा, है ना। मतलब इसमें सिर्फ क्या होगा, लेंथ होगा। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है, लाइन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल यदि देखना चाहें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अभी तो देखें, केबल हो सकता है, केबल मीन्स वायर, है ना। केबल क्या है, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, सिर्फ इसमें लेंथ होता है, तो वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, वाटर टैंक हो सकता है ना, सीट, वाटर टैंक्स हो गया। उसके बाद चिमनी हो गया, रूफ हो गया, ठीक है। वन मिनट, 1D में सिर्फ क्या आएगा एग्जाम्पल, केबल आएगा, है ना, सिर्फ केबल आएगा। 1D में सिर्फ क्या आएगा, केबल आएगा। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें क्या होगा, लेंथ भी होगा और विड्थ भी होगा, बट थिकनेस क्या होगा, काफी कम होगा, थिकनेस क्या होगा, काफी कम होगा। इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं, देखो रूम, क्या क्या हो जाएगा इसमें, आपका वाटर टैंक हो जाएगा, है ना, वाटर टैंक आ जाएगा, रूफ कवरिंग आ जाएगा। तो इसी में क्या आ जाएगा, रूफ कवरिंग आ जाएगा और वाटर टैंक आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कॉमन है, रूफ कवरिंग हो गया, जिसका अभी फिगर दिखाया, फिर से दिखा देंगे, रूफ कवरिंग हो गया, वाटर टैंक हो गया, है ना। थर्ड क्या होगा इसमें, थर्ड हो सकता है आपका, तीसरा है जो आपका है स्पेस स्ट्रक्चर, मतलब 3D होगा ये। तीसरा है स्पेस स्ट्रक्चर, स्पेस स्ट्रक्चर, स्पेस स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं स्पेस स्ट्रक्चर का, ये क्या होगा, 3D होगा, है ना, ये 3D होगा, ये 2D होगा। सो 3D में क्या लिख सकते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है। जो जो चीज़ इसमें आ रहा है उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, कहाँ पे देखें आप, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो सकता
है ना। ट्रांसमिशन टावर हो सकता है, ट्रांसमिशन टावर हो सकता है, ट्रांसमिशन टावर हो सकता है ना। एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ये क्या है आपका, ये ट्रांसमिशन टावर है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल है ना। ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल है ना। 2 डायमेंशन का एक एग्जाम्पल हो गया रूफ कवरिंग हो गया, ये क्या है, रूफ कवरिंग है, रूफ कवरिंग है। और 1 डायमेंशनल का ये हो गया एग्जाम्पल, कितना क्या है, केबल है, वायर है ना। सो ये है जो ये सबका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। तीसरा है टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। जब स्टील का डिस्कवर नहीं हुआ था, है ना, आगे देखेंगे स्टील का डिस्कवर कैसे कब हुआ, ठीक है। तो जब स्टील का डिस्कवर नहीं हुआ था तब भी तो स्ट्रक्चर बन रहा था, उस टाइम भी क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तो हो ही रहा था। तो उस समय कौन कौन सा यूज कर रहे थे, है ना। तो टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, कौन कौन सा आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, चूंकि स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्टील ही लिखेंगे, है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है ना, टिम्बर हो सकता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, टिम्बर, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, कंक्रीट हो सकता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर हो सकता है ना, स्टील स्ट्रक्चर, टिम्बर स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ वन इज कंपोजिट सेक्शन हो सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपोजिट सेक्शन क्या होता है। तो कंपोजिट सेक्शन हो सकता है, कंपोजिट सेक्शन हो सकता है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये है जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब सेकंड जो आपका इसमें आ रहा था क्या था, स्टील था, 2 नंबर पे क्या था, स्टील था। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टील के बारे में, है ना। तो स्टील बेसिकली क्या होता है, स्टील होता है जो क्या है, स्ट्रक्चरल मटेरियल है, एक टाइप का क्या है, स्ट्रक्चरल मटेरियल है। स्टील है जो एक टाइप का क्या है, स्ट्रक्चरल मटेरियल है ना। ये कब डिस्कवर हुआ, हेनरी बेसेमर ने डिस्कवर किया था 1851 में। कब डिस्कवर किया था, 1851 में। ये डेट के बारे में आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं, है ना। तो हेनरी बेसेमर ने इसको डिस्कवर किया था 1851 में स्टील को। स्टील होता क्या है, ये आयरन और कार्बन का क्या है, एलॉय है ना। ये क्या है, मिश्र धातु है, एक टाइप का क्या है, मिश्र धातु है। सो आई हैव रिटन हियर इट इज एलॉय ऑफ प्योर आयरन दैट इज Fe, कार्बन होगा और क्या होगा, अदर एलिमेंट्स होगा, है ना, अदर एलिमेंट होगा, मैग्नीज हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है ना, और भी मतलब होता है। लेकिन मेन रूप से हमारा क्या होता है, आयरन और कार्बन होता है। ये सब का अमाउंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टील के बारे में, ठीक है, हमने देख लिया। लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या होता है ना। फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टेनलेस स्टील में आपका जो मेनली होगा, स्टेनलेस स्टील में आपका क्या होता है, Fe होता है और क्या होता है, क्रोमियम होता है। Fe होता है और क्या होता है, क्रोमियम होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, क्रोमियम होता है। क्रोमियम का परसेंटेज होता है जो 11% के अप्रोक्सीमेट होता है। कितना परसेंट होता है, 11% के अप्रोक्सीमेट होता है क्रोमियम का परसेंटेज, है ना। अब देखिए इसका टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका टाइप, है ना। तो सबसे पहला टाइप है, इसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील। क्या होगा, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, है ना। लो कार्बन स्टील किसको बोलेंगे, लो कार्बन स्टील किसको बोलेंगे, यदि परसेंटेज ऑफ कार्बन है जो आपका लाई करता है कहाँ से कहाँ के बीच, 0.12% टू 0.25%, है ना। 0.12% से 0.25% यदि लाई करता है तो उसको हम बोल देंगे लो कार्बन स्टील, है ना, लो कार्बन स्टील। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछता है कि कितने टाइप का स्टील होता है। सेकेंड थिंग, इसका एग्जाम्पल, है ना। अब आप पूछेंगे कि सर लो कार्बन स्टील का एग्जाम्पल क्या है,
तो माइल्ड स्टील इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, माइल्ड स्टील है जो इसी का एग्जाम्पल है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा रखे हैं Fe250 है ना। सो माइल्ड स्टील इज द एग्जाम्पल ऑफ लो कार्बन स्टील। अगर आपको याद हो तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता था, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन होता था 0.25 0.23%, कितना होता था 0.23% होता था। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट से आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील है ना, MCS बोलते हैं इसको। सो मीडियम कार्बन स्टील में आपका जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा वो होगा 0.25 से लेकर 0.60% था, 0.60% था, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, CTT बोलते हैं। कोल्ड, इसके बारे में आगे देखेंगे। कोल्ड ट्विस्टेड, अभी नाम याद रखना है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार है ना, शॉर्ट में लिखते हैं CTD है ना। ये इसका एग्जाम्पल है। नाउ थर्ड वन इज योर थर्ड क्लासिफिकेशन इज हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। सो हाई कार्बन स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो 0.60% से लेकर के 1.10% तक हो सकता है, 1.10% तक हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हार्ड स्टील है जो इसका एग्जाम्पल है। क्या है, हार्ड स्टील है जो इसका एग्जाम्पल है, जिसमें जो परसेंटेज कार्बन का वैल्यू होता है, वो होता है 1.4%। मैंने बोला था कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। सो 1.4% इसका होता है इसमें कार्बन का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर परसेंटेज ठीक है ना, लेकिन किसका परसेंटेज, आपका रेफरेंस क्या है, किसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं, आप किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल रहे हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो प्योर आयरन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, प्योर आयरन के रिस्पेक्ट में से परसेंटेज निकाल रहे हैं। अपने आप से क्वेश्चन इसे पूछिए तब जाके क्लियर होगा, है ना। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो नोट देके मैं लिख देता हूँ, नोट लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। here percentage carbon are carbon taken with respect to pure iron, है ना, ठीक है, प्योर आयरन। फिर आपको फर्दर क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि ये बाई वेट है या वॉल्यूम है ना। आपसे खुद से पूछो कि ये बाई वेट है या बाई वॉल्यूम है, तो ये बाई वेट है आयरन, है ना, अकॉर्डिंग टू वेट। इसका मतलब अभी समझा देता हूँ, अकॉर्डिंग टू वेट है ना, अकॉर्डिंग टू वेट है ना। जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, अकॉर्डिंग टू वेट भी लेते हैं और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम भी लेते हैं, है ना। वहाँ पे अब कौन अच्छा होता है ये हम नहीं बताएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। सो परसेंटेज
कार्बन टेकन विथ रिस्पेक्ट टू प्योर आयरन अकॉर्डिंग टू वेट, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सपोज कीजिए आपसे किसी इंटरव्यूअर ने पूछा या आपसे किसी ने पूछा कि आप बताइए कि 1000 kg अगर 1000 kg आयरन लेते हैं, 1000 kg यदि आयरन लेते हैं तो उसमें कार्बन का अमाउंट क्या होगा, कार्बन का अमाउंट क्या होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फाइंड क्वांटिटी ऑफ कार्बन in 1000 kg माइल्ड स्टील, 1000 kg माइल्ड स्टील, यही क्वेश्चन है सपोज कीजिए आपका, है ना। पूछ रहा है कि 1000 kg माइल्ड स्टील यदि लेते हैं, है ना, तो इसमें कितना कार्बन होगा, कितना कार्बन होगा। तो क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइल्ड स्टील में परसेंटेज कार्बन कितना होता है, तो 0.23 होता है। कितना होता है, 0.23 होता है। इसका मतलब कि अगर कार्बन का अमाउंट निकालना चाहे या क्वांटिटी ऑफ कार्बन यदि निकालना चाहें तो क्या होगा, 0.23% ऑफ 1000 kg, यही करेंगे ना, 0.23% ऑफ 1000 kg। इसका मतलब क्या हुआ, 0.23 डिवाइडेड बटा 100, है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 1000 kg। तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना, कितना आएगा, 2.3 kg। कितना आएगा, 2.3 kg, है ना। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1000 kg यदि आप माइल्ड स्टील खरीदते हैं, है ना, यदि 1000 kg आपके पास माइल्ड स्टील है तो उसमें कार्बन का अमाउंट कितना है, 2.3 kg है। बहुत कम है ना, बहुत कम है कि नहीं। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अभी तक हमने जो भी डिफाइन किया आप देख रहे हैं कि सब किस पे डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कार्बन, है ना, इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट, इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट कार्बन कंटेंट का क्या इफेक्ट होगा, है ना, कार्बन कंटेंट का क्या इफेक्ट होगा। क्या मीनिंग है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज कार्बन आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो स्टील के जो प्रॉपर्टीज होगा, जो भी स्टील का प्रॉपर्टीज है, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रखे होंगे, है ना। अगर नहीं पढ़े तो फिर से जाके वहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का वीडियो नंबर 6 से लेके 10 तक देखना है, 6, 7, 8, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में डिटेल में बताया गया आपको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में हम लेके चलते हैं कि परसेंटेज कार्बन है जो आप क्या करते हैं, यदि एक नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा देते हैं, एक नॉर्मल वैल्यू से यदि बढ़ा देते हैं, यदि नॉर्मल वैल्यू से आप बढ़ा देंगे तो इसका इफेक्ट स्ट्रेंथ पे क्या होगा, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी बता चुके हैं, इट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसी को स्ट्रेंथ बोलते थे, है ना। सो स्ट्रेंथ क्या होगा, और स्ट्रेंथ में तो दो स्ट्रेंथ होता है, एक को बोलते थे एफ बाई और एक को बोलेंगे एफ यू, है ना। यील्ड स्ट्रेंथ एफ बाई क्या है, एफ बाई आपका क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। सब इसे पढ़ रखे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। एफ यू क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एफ यू क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ऑलरेडी ऐसा पढ़ चुके हैं,
है ना। सो जब परसेंटेज कार्बन को बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, जब परसेंटेज कार्बन को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ है जो आपका इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, स्ट्रेंथ है जो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहीं पे लिख देता हूँ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड थिंग आपका हार्डनेस के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टील का हार्डनेस पे क्या इफेक्ट होगा यदि आप परसेंटेज कार्बन को बढ़ाएंगे, है ना। तो हार्डनेस क्या होगा, हार्डनेस भी है जो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हार्डनेस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड देख लेते हैं ब्रिटलनेस। सब ये सब पढ़े रखे हैं ना, BRITT, ब्रिटलनेस। सो ब्रिटलनेस क्या होगा, यदि हम कार्बन कंटेंट को बढ़ाते जाएं, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट को यदि बढ़ाते जाएं तो हमारा जो स्टील है वो क्या होता जाएगा, ब्रिटल होता जाएगा, है ना। क्या होता जाएगा, ब्रिटल होता जाएगा, मतलब ब्रिटलनेस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। ब्रिटलनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड है जो इसमें देखेंगे कि यदि परसेंटेज कार्बन को एक नॉर्मल लिमिट से डिक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। यदि नॉर्मल लिमिट से वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो आयरन पे इसका जो प्रॉपर्टी है स्टील का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो यदि डिक्रीज करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड थिंग आपका जो आयरन है क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। एक निश्चित वैल्यू से यदि ज़्यादा आप घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। स्टील बिकम सॉफ्ट, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। थर्ड देखिए, है ना, डक्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डक्टिलिटी पे। अब ये सब ब्रिटलनेस डक्टिलिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं बताएंगे। डक्टिलिटी क्या होगा, डक्टिलिटी है जो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, डक्टिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। डक्टिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए स्टील बिकम सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। अगर आप परसेंटेज कार्बन है जो बहुत ज़्यादा घटा देते हैं तो आयरन क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना, आयरन क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कोई सपोज कीजिए दो प्लेट है, दो प्लेट है, आप इसको क्या करने गए हैं, वेल्डिंग करने गए हैं, है ना, इसको वेल्डिंग करने गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड लेंगे, है ना। उसके बाद इसको वेल्ड करना स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब वेल्डिंग करते हैं तो 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना। अगर स्टील सॉफ्ट है तो क्या होगा, हमारा मेटल ही है जो मेल्ट कर जाएगा, ये जो पेरेंट मेटल है वही क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, है ना, पिघल जाएगा, यानी आप वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक डिमेरिट हो गया, क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। इसका ये सिग्निफिकेंस था, है ना। यदि आप परसेंटेज कार्बन की वैल्यू बहुत ज़्यादा घटा देते हैं तो स्टील क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप वेल्डिंग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पेरेंट मेटल ही क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना। ये दोनों प्लेट है वही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो वेल्डिंग कर पाएंगे, वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, है ना, वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देख लो हार्डनेस का मतलब क्या है ना। अगर परसेंटेज कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार यदि दो मेटल के बीच में आपको वेल्डिंग करना है, सपोज कीजिए दो मेटल के बीच में क्या करना है, वेल्डिंग करना है ना। तो इस बार क्या होगा कि ये मटेरियल इतना हार्ड हो जाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि इसको क्या करेंगे, आप मेल्ट ही नहीं कर पाएंगे, इस मेटल को क्या करेंगे, मेल्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना।
अब देखो हमें मेल्ट करने के लिए क्या करना है, मतलब वेल्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर हम देते हैं ताकि दोनों मेटल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट करने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है जिससे वेल्डिंग करते हैं वो भी क्या होता है, मेल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोड और ये मेटल दोनों मिल के क्या हो जाता है, बॉन्ड एक क्रिएट हो जाता है, एक क्या होता है, बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो जिस हीट पे हमें वेल्डिंग करना है वो हीट ही हम अचीव नहीं कर पाएंगे, वो हीट है जो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वेल्डिंग करने में यहाँ भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने से भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा घटाने से भी प्रॉब्लम है कि नहीं। इसीलिए है जो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन है जो कार्बन का क्या किया गया, फिक्स किया गया। ठीक है, सो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफिकल्टी इन बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन अगर लिखें तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन बिल्डिंग, कठिनाई होगी, डिफिकल्टी इन बिल्डिंग, है ना। अभी बिल्डिंग क्या होता है सब कनेक्शन जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, है ना। सो आज इतना ही रहने देते हैं, फर्दर है जो आगे इसको प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो आज यहीं पे है जो एंड करते हैं, है ना। पूरा स्टील स्ट्रक्चर आपको विजुलाइज हो जाएगा, चीज़ों को अगर सही से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप पूरा विजुअलाइजेशन यदि आपको थोड़ा सा अच्छा है तो आप चीज़ों को ईजिली है जो देख सकते हैं ना, कि कहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है ना। तो ये सब चीज़ है जो आपका पर्सनल है, जो कितना आप इमेजिन करते हैं, आपका पर्सनल इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है ना। सो थैंक यू फॉर द टुडे क्लास, है ना, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका दोनों पे अवेलेबल रहेगा, है ना, VCS पे भी रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा। यूट्यूब पे आपकी सुविधा के लिए जो डाला जा रहा है, क्योंकि VCS में क्या होता है 24 आवर टाइम लग जाता है ना, उसको लाइव होने में 24 आवर टाइम लग जाता है अपलोड होने में, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है उसका। ठीक है, लेकिन फिर भी आप है जो यहाँ पे देखिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, है ना, लेकिन VCS पे जाके है जो आप अपने टीचर का रेटिंग करना ना भूलें, वहाँ पे आप रेटिंग जाके करें अपने टीचर का। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।